वैसा मानवता देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जय भीम जोहार। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं उनका परिचय करा दूं क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। और भारत की भूमि पर दक्षिण भारत में महान क्रांतिकारी ईबीएम पेरियार रामास्वामी जी का आज जन्म दिवस है। 17 सितंबर उनके जन्म दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाई जाती है। तो इस संबंध में हम आज आप मानवता चैनल पर हम समय समय पर महान पुरुषों की जीवनी को लेकर चर्चा में लेके आते हैं और बुद्धिजीवियों की विचारों को साझा करते हैं, क्योंकि जितने भी भारत के अंदर में महान पुरुष हुए हैं उन सभी महान पुरुषों की जीवनी समाज को नई प्रेरणा देती है, नई दिशा देती है। जिस ढंग से भारत की भूमि पर ईबीएम पेरियार रामास्वामी जी का जो जन्म हुआ, वो एक ऐसे अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच से भरे पड़े समय पे उनका जन्म हुआ था। तो हम आज बहरहाल हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ टी आर खोटे साहब नोएडा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। खोटे साहब स्वागत है। हमारे साथ जयंती खोटे रायपुर से जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। अनिल पाल जी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी पूर्व एडिशनल डीजीपी हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। संतोष साहू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमारी रूपसा बिटिया जुड़ी हुई है उड़ीसा से, उनका भी हम वेलकम करते हैं। और आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊ नंद कुमार बघेल जी भी आज हमारे साथ शिरकत करने वाले हैं प्रोग्राम पे। तो मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऐसा मानवता चैनल में। और आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं टी आर खोटे जी के पास लौटना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से सामाजिक चिंतक हैं, लेखक हैं और पेरियार रामास्वामी जी के बारे में काफी उनको जानकारी है। तो सबसे पहला सवाल को लेकर मैं टी आर खोटे साहब के पास जाना चाहूंगा। खोटे साहब, आज उनका जन्म दिवस है, महान क्रांतिकारी ईबीएम पेरियार रामास्वामी का। पहले आप अपनी आवाज को म्यूट कर लें। खोटे साहब, अपनी आवाज ही म्यूट करें। अच्छा चलिए ठीक है, ओके जी, मैं पहला सवाल लेकर आपके पास आना चाहूंगा। आज ऐसे महान क्रांतिकारी समाज के दक्षिण भारत में जन्मे ईबीएम पेरियार रामास्वामी का जो जन्म दिवस है, उस पर हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। और वो एक समाज के एक बहुत बड़े उद्धारक थे और क्रांतिकारी सोच रखने वाले थे। इस पर आप अपने विचार रखें खोटे साहब। मानवता चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं। और जो भी आए हुए हैं, अब आगंतुक, उन सबको मैं नमस्कार करते हुए फिर से मैं एक बार आज के तारीख पे जो 17 सितंबर है और ईवीएम नहीं, ईवीआर पेरियार रामास्वामी नायकर उनका नाम है, पूरा परिचय है उनका। वो इरोड गांव है, तमिलनाडु पे एक इरोड है, जगह है। तो वहाँ वो उनका पैदा हुए 1879 में, 17 सितंबर 1879। खोटे साहब, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो खोटे साहब, थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी स्टूडियो में। अभी ठीक है? जी, अब ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं यही कह रहा था कि 1879 पे वो पैदा हुए इरोड नामक गांव पे, तमिलनाडु पे। और बचपन से ही उनकी सोच क्रांतिकारी रही है। वो हर चीज के लिए प्रश्न कर देते थे अपने पिताजी, तो उनके घर वाले नाराज हो जाते थे। ये क्या, ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उनमें उस समय पे पूरी ब्राह्मणवाद का पूरा छाया था, छत्र छाया बना हुआ था। ऐसे समय पे वो जब प्रश्न करते थे, उनका जवाब नहीं दे पाते थे, इससे उनके पिताजी भी नाराज हो जाते थे। कभी कई बार उनके घर वाले नाराज हो जाते थे। लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर ने अपनी जिद नहीं छोड़ा, पढ़ने के लिए गए।
पढ़ने के बाद भी ज्यादा देर नहीं पढ़ पाए। चौथी तक पढ़ने के बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़ करके वो बिजनेस में लग गए। बिजनेस करते करते उन्होंने यही प्रश्न उनके बार बार लगता था कि ये जो प्रकृति है इससे खिलवाड़ क्यों हो रहा है। उनके मन में बार बार ऐसा उठता था। उन्होंने उस समय फिर त्रावणकोर का राजा था, तो त्रावणकोर का राजा बहुत आतंकवादी टाइप राजा था। उसने एक मंदिर बनवाया था, तो उसमें प्रवेश उधर में वहां के जो युवा कम्युनिटी के लोग थे उनको प्रवेश नहीं करने देते, रास्ता बंद कर दिया था। तो रास्ता को बंद कर दिया, मंदिर में मत जाने दे, लेकिन रास्ता भी बंद कर दिया, उसको गली से भी आप गुजर नहीं सकते। तो फिर उन्होंने त्रावणकोर में उनको बुलवाया और उन्होंने रास्ता को खुलवा करके दिखाया। उससे उनकी जो छवि थी, थोड़ा उनको जो क्रांतिकारी छवि उनको थोड़ा उभर के आया। वो 1925 में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हुए। जब गांधी प्रेसिडेंट थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष के दौरान उन्होंने एक प्रश्न रखा। गांधी बोला कि भाई हम आजादी की बात तो करने जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजादी के बाद जो शासन जो व्यवस्था है उसमें हमारी क्या क्या हिस्सेदारी होगी, कैसा होगा, ये भी बंटवारा भी हम अभी से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। हम उन्होंने कहा कि हम 90 भाग के लोग हैं, तो हमें अपनी हिस्सेदारी अभी से तय कर लेनी चाहिए। गांधी जी ने उसको थ्रेड में एकदम उनको रिजेक्ट कर दिया। बोला देखो अभी हम आजादी की बात कर रहे हैं, आप हिस्सेदारी के बोले भैया इसलिए मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ कि हजारों साल से हमारे लोगों को हिस्सा नहीं मिला। आप लोग मुगल आए, मुगलों के जमाने में भी आप उनके ताबेदारी में लग गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज के साथ भी आप ताबेदारी करके लगे, उनके साथ शेयर चाहते हो। तो गांधी ने इससे उसमें उनकी अनबन हो गई और बोले अगर मेरे लोगों का अभी से तुम अधिकार के लिए बात नहीं करोगे तो मैं आजादी की लड़ाई को मैं तुम्हारा पूरा गप समझता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने पूरी जगह घूमे, बनारस गए, जगह गए, कहाँ नहीं देखा, पूरा माने जितने जो हिंदू टेम्पल्स थे उनको भी देखा, अध्ययन किया। वो तो और देख करके उन्होंने सिस्टम को पूरा समझने का प्रयास किया। कई दिन तक भूखे रह जाते थे, उनको खाना नहीं मिलता था, उनके कपड़े फटे हुए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने जगह घूमने का काम को छोड़ा नहीं, समझने का प्रयास किया कि समाज में क्या है व्यवस्था। और करने के बाद में फिर जब उन्होंने इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने विदेशों भी गए, कई कंट्री गए और जा करके देखा तो वहां की स्थिति और इंडिया की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको रुकना चाहूंगा, आपकी मोबाइल की आवाज थोड़ी कम है, तो तब तक आप ठीक करें। उसके बाद हम फिर से आपके पास दोबारा लौटेंगे। मैं ब्रिजेन सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रिजेन सिंह जी, आप पेरियार रामास्वामी जी के बारे में काफी अध्ययन किया हुआ है, तो आज का जो उनका जो जीवन दर्शन है वो समाज के लिए कितना प्रेरक है, इस संबंध में हम आपके पास लौट रहे हैं। आप इस पर हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। ब्रिजेन सिंह जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। हम वॉइस मानवता के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं कि हमारे महानतम नायक ईवी रामास्वामी नायकर की आप जयंती में हम लोगों को शामिल किया है आपने। आज का दिन बड़ा 17 सितंबर मुबारक दिन है, जबकि जिन्हें आप फादर ऑफ मॉडर्न मिशन, फादर ऑफ द्रविड़ मूवमेंट भी कहते हैं, और तमिलनाडु सरकार ने उन्हें सोशल जस्टिस डे आज का दिन घोषित किया हुआ है। सामाजिक न्याय जो हमारे संविधान का सबसे सर्वोच्च लक्ष्य है, वो लक्ष्य पेरियार साहब के जीवन का लक्ष्य था, उनकी कोर वैल्यू थी। इसलिए हमारे नौजवानों को, हमारे समाज को इतने महापुरुष के बारे में जानना चाहिए। आज उनकी जयंती है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि आपसे जुड़े हुए हैं। एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के लिए भी पेरियार साहब मशहूर हैं।
खोटे साहब ने तो काफी कुछ कह दिया है, बता दिया है, मेरे पास मैं इतना नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा ये बताना चाहूंगा आपको कि जब रूस में क्रांति हुई थी उससे 2 साल पहले 1916 में 1916 की बात है ये, तब से पेरियार साहब जब एक्टिव हुए और 1919 से लेकर 1925 तक वो कांग्रेस में रहे। और कांग्रेस में क्यों छोड़ा उन्होंने, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि एक आंदोलन हुआ केरल में, और वो आंदोलन भी किस लिए था कि लोगों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं थी, और सड़कों पर जाइए, मंदिर के अंदर घुसने की तो इजाजत थी नहीं, उसकी आदमी की हत्या भी हो सकती थी। और वो आंदोलन मंदिरों में कांग्रेस ने भी सामाजिक सुधार का आंदोलन चलाया था, तो उसमें वो मंदिरों में मंदिर के लिए वो आंदोलन जब चला, ट्रावनकोर स्टेट थी उस वक्त, केरल स्टेट नहीं बना था, तो तमिलनाडु में आता था। तो पेरियार साहब ने उस आंदोलन में शिरकत की अपनी पत्नी के साथ, वहां पहुंचे, और तब ये पता चला कि उनको गांधी जी से अपने डिफरेंसेस का भी पता चला। गांधी जी इस आंदोलन में ये तो चाहते थे कि लोगों को सड़कों पर जाना दिया जाए, ये भी चाहते थे कि मंदिर तक पहुंचाया जाए, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में शूद्र अति शूद्र नहीं जा सकता था, इस बात से गांधी जी पूरी तरह सहमत थे। और खास बात उसमें यह भी थी कि ईसाइयों ने, सिखों ने अपने लंगर लगा रखे थे, सब सिखों ने पूरे जोश खरोश के साथ उसको आंदोलन में सहयोग दिया था, ईसाइयों ने सहयोग दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो हिंदुओं का मामला है, ये बाहर के लोग क्यों आ गए। तो ये इन सब चीजों को लेकर के पेरियार का मन गांधी जी से भी उखड़ गया और कांग्रेस से भी उखड़ गया। और इसके बाद उन्होंने ये 1924 की बात है, 1925 तक आते आते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दिया, और फिर उन्होंने जस्टिस पार्टी के लिए, जो 1916 में बनी थी और 1920 में सत्ता में भी आ गई थी, तो उसके लिए काम किया। तमिलनाडु आज प्रथम श्रेणी के स्टेट में है, सामाजिक आंदोलन में इतने आगे है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, या आरक्षण मुक्त भारत जो बनाना चाहते हैं, जो आम लोगों के लिए जो वकालत कर रहे थे, उनमें तमिलनाडु ऐसी स्टेट थी कि 1920 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने आम पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण दिया था। आज यही कारण है कि उस स्टेट में काफी जागृति है, जागरूकता है। तो ये हमारे पेरियार साहब ने एक सामाजिक न्याय का दिवस है, सामाजिक न्याय हम लोगों की आवश्यकता है, हमारे नौजवानों की आवश्यकता है, हमारे पूरे समाज की आवश्यकता है। हमको विशेष तमिल सरकार को भी इसके लिए बधाई देनी चाहिए। और सच्चाई तो यह है कि पेरियार जैसा व्यक्तित्व, मैं ये तमिल सरकार को ही क्या, भारत सरकार को इसको सामाजिक न्याय दिवस घोषित करना चाहिए था। और ये समय आएगा जबकि सारी दुनिया जिनको मानती है सामाजिक न्याय के पुरोधा, तो सरकार, भारत सरकार भी इसको इस दिवस को एक सामाजिक न्याय दिवस के रूप में घोषित करेगी। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता था। एक चीज मैं और भी बताना चाहता था कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी 1924 से ही अपना आंदोलन शुरू किया, और वो मतलब पब्लिक लाइफ में आ गए थे। तो जो कोर वैल्यू बाबा साहब की थी, वही कोर वैल्यू पेरियार साहब की थी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जातिवाद का विनाश, जातिवाद का एरेडिकेशन, कास्ट सिस्टम का एरेडिकेशन। जैसे गांधी जी से डिफरेंस था उनका कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को चाहते थे, लेकिन जो उसका मूल था, मतलब जो जातिवाद का मूल वर्ण व्यवस्था है, उसका विरोध नहीं करते थे। गांधी जी उसको धर्म मानते थे। पेरियार साहब क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। उन्होंने कहा जब तक जड़ खत्म नहीं होगी छुआछूत की या जातिवाद की, जब तक जातिवाद इस देश में कैसे मिट सकता है। हमको ऐसा लगता है कि गांधी जी शायद ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मणों का टोटल वर्चस्व था। सरकारी नौकरियों में करीब 70 से लेकर 90 तक थे। क्यों? उसका कारण यह था कि नौकरियों में वर्चस्व इसलिए था कि शिक्षा आम जनता तक, शिक्षा को दिया ही नहीं गया था, लोगों को पढ़ने लिखने से रोका गया था। तो ये इसलिए मैं जगदीश जी ये मानता हूँ कि ये दिन आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, और हमारे नौजवानों को
हमारे बच्चों को, हमारे माता बहनों को, हर व्यक्ति को, हमारे समाज के जो कि दलित दबा कुचले समाज से संबंध रखता है, पेरियार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनको होनी चाहिए। मेरा बड़ा भाग्य है कि जब मैं विद्यार्थी दिनों में था तब मेरा मेरा संपर्क हुआ, मुझे वो किताब देखने को मिली पेरियार ललई सिंह की, और तब मुझे उनके बारे में मालूम पड़ा कि वो उत्तर प्रदेश में भी आए थे, तो उस वक्त आरएसएस वालों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए थे। तो कितने बड़े व्यक्तित्व थे। अभी भी जब मायावती ने आंदोलन किया था, अपना कार्यक्रम शुरू किया, तो सबके लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था, पेरियार साहब के लिए सबसे बड़ा विरोध किया था। तो आप ये समझते हैं आदमी का सबसे ज्यादा विरोधी वही होता है जो बड़ा स्पष्ट लड़ाई करता है। तो हमको सर नमन करना चाहिए उन्हें, उनको आज उनका जन्मदिन है। अब सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बुजन सिंह साहब। मैं उड़ीसा राज्य की ओर जाना चाहूंगा। उड़ीसा से कुमारी रुपसा जुड़ी हुई है। रुपसा, हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रही। तो जिसन से आज का जो प्रमुख चर्चा चल रही है, इसके बारे में, पेरियार रामास्वामी जी के बारे में आपके पास क्या जानकारी है, और हमारे यूथ जनरेशन को ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जानने की भी जरूरत है, आप जैसे बच्चों को। और ये विचार भारत के लोगों के लिए क्रांतिकारी सोच रखने वाले महान शख्सियत की है। तो जिस ढंग से दो मेहमानों ने अभी अपनी बात रखी है, ब्रिजन सिंह जी ने और कुंटे साहब ने, इस बाबत अपने विचार रखें। कुमारी रुपसा उड़ीसा से। थैंक यू। वैसे सर, आज मैं थोड़ा बोल नहीं पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं बार बार जो है मुझे स्नीजिंग हो रही है तो मैं आज सिर्फ सुनूंगी सर। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं कम से कम। मैं संतोष साहू जी के पास लौटना चाहूंगा। संतोष साहू जी, आज रामास्वामी जी का जो जन्म दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे महान शख्सियत के बारे में आपको भी काफी जानकारी है, तो आप हमारे देखने सुनने वालों को अपने विचार रखें। संतोष साहू साहब। जी धन्यवाद। सभी वक्ता साथियों को जय मूल्यवासी। जैसा कि चर्चा चल रहा है, मैं भी बड़े गौर से सुन रहा हूं हमारे विद्वान साथियों के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है। इस देश में जो एक बड़ा विचार पैदा हुआ पेरियार ईवी रामास्वामी के रूप में, आज उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से देखने सुनने वाले और भारत देश के सभी लोगों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और ईवी रामास्वामी पेरियार बने, पेरियार का मतलब महापुरुष, जिसको इज्जत से पेरियार की उपाधि तमिल क्षेत्रों में दिया गया। पेरियार रामास्वामी का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। वो एक महान व्यक्तित्व के धनी रहे, जिन्होंने पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद, मनुवाद के विरोध में अपनी पूरी जिंदगी को लगाई। और जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि वो बनारस तरफ के यात्रा में भी आए थे, और बनारस में जब उनको बड़ा तेज भूख लगा, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ गए, तो वहां उनको भूख लगी थी। वो अंदर प्रवेश करके जो भंडारा चल रहा था वहां भोजन करना चाह रहे थे, पर उस समय और आज भी परिस्थितियां ज्यादा नहीं बदली हैं। वहां जो द्वारपाल था वो उनके बड़े बड़े मूंछ थे। उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, और उनको पकड़ लिया गया और उनसे पूरी जानकारी ली गई। तो धक्का मार के उस कैंपस से बाहर हटा दिया गया। और जब बहुत तेज भूख लग रहा था तो ब्राह्मणों के द्वारा जो भोजन किया गया, बाद में जो पत्तलों में बच गया था, वो इतने भूखे थे कि उसको भी उन्हें खाना पड़ा। ऐसा इतिहास में दर्ज है। और बहुत सारी बातें वो इस देश में देखे तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने भगवान के ऊपर ही सवाल खड़े किए हैं। आज कमोबेश कोई डर से कोई विवाद में ना फंसे, इस वजह से वो बात को रखना नहीं चाहते हैं। पर उन्होंने इस देश में जो ब्राह्मणवाद के माध्यम से जो अवतार घोषित किए, व्यवस्थाएं बनाई,
वो सभी के सभी बातों को भारत में वो पहले इंसान हैं जो उन्होंने नकारा और तर्क और विज्ञान पे आधारित व्यवस्था इस देश में बने उसके लिए वो पुरजोर वकालत किए। मैं ऐसे सामाजिक न्याय के मानव ईवी रामास्वामी पेरियार को नमन करता हूं और उनके जन्मदिन की पुनः बधाई देता हूं। पेरियार रामास्वामी जी के जीवनी को इस देश में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए ताकि ज्ञान और विज्ञान का समुचित विकास हो। सामाजिक न्याय की बात है, इस देश में अभी भी छुआछूत, ऊंच नीच, ट्रस्ट से मत नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ पढ़े लिखे लोग पदों में जो ऊंच पदों पे हैं, जो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, IAS IPS IFS IRS बन गए, तो पदों के कारण लोग समानता अनुभव करते होंगे, पर सच्चाई अभी भी भारत में इसके ठीक विपरीत है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के 80 जो लोकसभा है, अधिकांश जिलों में मैं अभी गया हूँ। मैं करीब 15 दिन यूपी में था। मैं जो महसूस किया कि सबसे पहले वहां जाति पूछा जाता है, आप कौन से बिरादर के हैं। अगर हम बताएं कि हम फलानी जाति के हैं और उनको लगता है कि ये तो हमसे छोटा जाति है, तो वहां पे आपको कोई इज्जत मान नहीं मिलेगा। आप कितने काबिल हैं, विद्वान हैं, क्या है, कोई मायने नहीं रखता है। आपका जात ही वहां पे मायने रखता है। ऐसी व्यवस्था भारत में अभी भी विद्यमान है। इतना सोचने की बात है। भारत में संविधान है, कानून का राज है, कानून के सामने सब समान हैं। ये एक देश, ये एक नागरिकता है। इन बातों की तरफ जो कार्रवाई अभी तक होना चाहिए, अब इस बात को क्या कहा जाए, ये एक विडंबना है। और भारत में अभी कल आपने कार्यक्रम रखा बेरोजगारों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर जो आपने बात कही है, इस देश में अभी भी संसाधनों के ऊपर कुछ जो मुट्ठी भी बोले तो बहुत ज्यादा होगा, उससे भी कम लोग लगभग 90% संसाधनों में कब्जा करके बैठे हैं। तो ऐसे में हम सामाजिक न्याय की बात कैसे करें, सामाजिक न्याय की आशा हम कैसे कर सकते हैं। और ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर का जो वो लगभग 94 इयर्स ओल्ड का उनको जीवन मिला, 94 वर्ष वो रहे और इसके बाद उनका देहांत हुआ। इस बीच में उन्होंने जो बातें कही हैं ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, उस समय के जो अछूत जातियां जिनको बना के रखा गया था उनके लिए जो बातें वो कही हैं, आज भी उनका कहा हुआ बात अक्षरशः सत्य है। हम सभी को उनके तार्किक दृष्टिकोण को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की जरूरत है और राज्यों की सरकार, केंद्र की सरकार उनके बताए बातों को पाठ्यक्रम में डाले, क्योंकि उनका वो निजी विचार है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान को बनाने वाले कौन है, भगवान को मानने वाले कौन है, इनको फैलाने वाले कौन है, स्पष्ट उन्होंने सारी बात बताई। वो उनका व्यक्तिगत और एक सोच का परिणाम है। वो समाज के दर्द को समझने वाले लोग हैं। उन्होंने आज तमिलनाडु जो प्रेसिडेंसी है, वो आज का जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, वो पूरा एरिया उस समय अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो मद्रास का पूरा भूभाग, इतना बड़ा भूभाग, अगर आज सबसे ज्यादा वहां शिक्षित हैं, जागरूक हैं, संवैधानिक अधिकारों को लेकर वो इतने चौकन्ने हैं और वहां जो इंसानियत है, भाईचारा है, हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तो इसके नीचे उस रीढ़ में कोई और नहीं, ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर जी हैं। मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से जो बहस कराई जा रही है, समय समय पर महापुरुष जो जन्म लिए भारत में, उनके किए कार्यों का, उनके जीवन का, समाज उन्होंने क्या दिया, कब दिया, कितना दिया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे बेहतरीन कार्यशाला आप लगाकर जो समाज को जागरूक करने का अथक प्रयास करने, उसके लिए भी मैं वॉइस ऑफ मानवता के CEO और माननीय जगदीश भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहब। हमारे साथ डॉक्टर RI सोनवानी साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब अपने आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज को। जी
स्वागत है सोनवानी साहब। जैसा कि अभी हमारे मेहमानों की बातों को, विचारों को आप सुन रहे हैं, तो इस बाबत आप पेरियार रामास्वामी जी की जो जीवन दर्शन है, उस बाबत अपने विचार रखें सोनवानी साहब। जी, आप सबको इस महान नायक के जन्म दिवस पर नमस्कार। और इस महामानव को मैं नमन करता हूं उनके जन्मदिन पर। एक समय था, उस समय में भारत को द्रविड़ देश कहा जाता था। द्रविड़ देश का मतलब द्रविड़ों का देश, जो आगे चलकर उसकी परिभाषा बदलती गई और लोग यह समझने लगे कि यह देश दलितों का देश है। सच माने तो भारत की आबादी को देखते हुए यदि भारत को दलितों का देश कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। पेरियार स्वामी साहब दक्षिण भारत में दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले महानायक थे, क्रांतिकारी महापुरुष थे। उन्होंने दक्षिण भारत में दलितों का, अस्पृश्यों का, उपेक्षितों का को न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए और भारतीयता से जोड़ने के लिए जो काम किया है अपने समय में, वह काम शायद ही उस समय के किसी महापुरुष ने किया हो। हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ उनके संदर्भ में कहा, अच्छी बात कही, सभी सही है। मैं एक उदाहरण के बतौर कहूंगा कि सचमुच में महात्मा गांधी जी भी वर्णों की समाप्ति नहीं करना चाहते थे, और यह जो विचार या भावना है उस समय और ज्यादा मजबूत हुआ जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का तात्पर्य यह है, वो जाति उपजाति का खंडन तो किया, लेकिन उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने चारों वर्णों का समर्थन भी किया, जिसके कारण से लोग प्रभावित हुए और जाति विरोधी जो आंदोलन चल रहा था उसके विपरीत जाति समर्थक भी आंदोलन होना शुरू हो गया। और जाति विरोधी आंदोलन और जाति समर्थक आंदोलन के कारण यह जो जाति समाप्त हो जानी चाहिए थी वह समाप्त नहीं हो सकी, और ये जो है बीच में ही खटाई में पड़ गई, जिसका परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं या देख रहे हैं। इसके लिए अंग्रेजी सरकार या अंग्रेज भी जिम्मेदार है। इस मायने में जिम्मेदार है कि अंग्रेजों ने जब भी जनगणना करवाए, उस जनगणना में उन्होंने जाति आधारित जनगणना पर बल दिया, और ना चाहते हुए भी परोक्ष रूप से अंग्रेजों ने भी जातिवादी व्यवस्था का समर्थन किया। यदि अंग्रेज चाहते कि भारत में जातिवादी व्यवस्था खत्म हो, जात पात खत्म हो, तो अंग्रेजों को ये फिक्र नहीं थी, उनको ये नहीं चाहते या नहीं करते कि भारत की जनगणना जाति के आधार पर हो। तो इस तरह से भारत की जातिवादी व्यवस्था का तो विरोध या खंडन करना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों ने भी अपने जनगणना में जातिवादी जनगणना कराकर एक तरह से परोक्ष रूप से जातिवाद का समर्थन किया। और इस समर्थन ने जातिवादी जो समर्थन आंदोलन है वो किसी न किसी तरह से उनको सपोर्ट मिला, और सपोर्ट मिलने के कारण क्या है कि जो जाति विरोधी आंदोलन है वो जितनी मात्रा में या जिस तेजी के साथ, जितनी गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए था वो आगे बढ़ नहीं सका। और इस तरह जाति विरोधी आंदोलन
और जाति समर्थक आंदोलन, अंग्रेजों के जो है परोक्ष रूप से इसका समर्थन जो है जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने में आज तक जो है सफलता नहीं मिली। और शायद जो है संविधान में ये प्रावधान तो है जो जातिवाद समाप्त हो, संप्रदायवाद समाप्त हो, लेकिन इसको कारगर रूप में लाने में सबको हिचकियां लेनी पड़ रही है, हिचकियां लेने पड़ रही है। और इसलिए हम आगे चलकर ये जातिवादी व्यवस्था समाप्त होगी या नहीं होगी, इसके लिए एक बहुत बड़े फिर से 21वीं सदी में एक नया मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा। इस मूवमेंट को मैं आज की भाषा में, अपनी भाषा में कहा जाए कि तीसरी नवजागरण भारत में लाना है और तीसरी आजादी को हासिल करना है। जब तीसरी आजादी भारत में आ जाएगी और जब हमको तीसरी आजादी मिल जाएगी, तीसरी आजादी का मतलब यह है संविधान के मुताबिक समाज के निचले से निचले लोगों तक जो है लोकतांत्रिक अधिकार पहुंचे, संविधान के प्रावधानों का लाभ मिले। और यही जो है आज 21वीं सदी में सही मायने में तीसरी आजादी कहलाएगी। और जब ये तीसरी आजादी तब संभव होगा जब तीसरे नवजागरण आज के संदर्भ में जब पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। अब तीसरे नवजागरण और तीसरी आजादी को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि पेरियार स्वामी साहब के विचारों को, उनके योगदान को, उनके प्रयत्नों को हमको केवल दक्षिण भारत में नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में फैलाने की जरूरत है। आज के युवा पीढ़ी हो, बुद्धिजीवी हो, उनके बीच में उनके विचारों को पहुंचाने की जरूरत है। भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उनके विचारों को, उनके योगदान को, उनके अवदानों को पहुंचाने की जरूरत है, ताकि क्या है पेरियार स्वामी के विचारों के रूप भारत में एक तीसरी जो है नवजागरण आए और तीसरी नवजागरण आने के पश्चात एक तीसरी आजादी हम हासिल करें। हमारी आजादी पूरी नहीं हुई है, हमारी आजादी अपूर्ण है। अब तक जो आजादी मिली है आंशिक आजादी मिली है, पूरी आजादी नहीं मिली है। और जब पूरी आजादी तभी हम मानेंगे जब भारत में, भारत की जितनी भी आबादी है, ऊपरी स्तर के लोगों से लेकर वह आजादी निचले स्तर के तक पहुंचेंगे। लोग निचले स्तर का अपने अधिकार को जानेंगे, अपने अधिकार को पाएंगे, अपने अधिकार को महसूस करेंगे और ये गर्व करेंगे कि हम भारत के मूल निवासी हैं और मूल निवासी के होने के नाते संविधान के अनुसार हमको अधिकार मिला है और अपने अधिकार और स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं। ये जो है एक आम जनता में, निचले तबके के लोगों तक ये जो एहसास नहीं होगा, जब तक उनको ये महसूस नहीं होगा, तब तक ये हमारी आजादी अधूरी है, हमारी जो जागृति अधूरी है। हमें स्वामी साहब के पूरे जो उन्होंने अपने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में या मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से या इस क्षेत्र में जो काम किए हैं, आज पूरे भारतवर्ष के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंचाने की जरूरत है। और यह भी कहने की जरूरत है, यह भारत दलितों का देश है, दलितों का ही इस देश में राज होना चाहिए, दलितों का ही इस देश में शासन होना चाहिए। तभी जो है इस तरह के विचार रखने वाले सत्ता और सिंहासन पर बैठेंगे, तब वो कहा इसको लागू करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, तब भारतीय संविधान के तमाम जो प्रावधान हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं, अधिकार है, वो निचले तबके का पहुंचेगा। तब कहीं महसूस करेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, हमको अधिकार मिला है, हमारे अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हमारे पास शक्तियां हैं, ऐसी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं जिसके बलबूते पर हम अपने अधिकारों और आजादी की रक्षा कर पाएंगे। तो आज के समय की मांग है, इस नई सदी में इस समय की मांग है कि पेरियार स्वामी जी के जितने भी विचार है, जितने भी उनके कार्य है, उनके योगदान है, जो समाज हित में, जनहित में या मानव कल्याण के लिए किए हैं, इन सबको क्या है पूरे देश भर में फैलाने की जरूरत है। यदि मान लो जाए उनके विचार किसी समय किसी जगह सीमित होकर रह जाएगा, तो ये माना जाएगा कि हम अब स्वामी जी के कार्यों एवं विचारों को फैलाने में हम अपने आप को जो है कमजोर समझ रहे हैं या कहने के लाचार हो रहे हैं।
तो अपनी कमजोरी और लाचारी को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और स्वामी जी के जो जितने भी उनके समाज के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो काम किए हैं, वो उनके समस्त विचारों को, उनके कार्यों को जो है जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। मैं इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मानवता चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, और कोशिश करूंगा अभी और मौका मिलेगा तो मैं बोलने के लिए बहुत विचार रखूंगा। शुक्रिया डॉक्टर आर.आई. चौमानी साहब। मैं दोबारा खोटे साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। खोटे साहब अपने आप को म्यूट करें, अपनी आवाज को म्यूट करें सर। जी जिस दिन से पेरियार रामास्वामी जी का जो जीवन दर्शन है, हम उनके विचारों को आज के नौजवान पीढ़ी तक या वर्तमान में जो बहुसंख्यक समाज के जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जीवनी को, उनकी किताबों को, उनके महान कार्यों के प्रति मुझे लगता है जानकारी की कमी है। क्योंकि उनका जो जीवन या जो जन्म हुआ था वो अस्पृश्यता, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत की चरम सीमा के समय उनका जन्म हुआ था, और ऐसे समय में उन्होंने भारत के इस भूमि पर जन्म लेकर जीवन पर्यंत 94 साल तक उन्होंने भारत के समाज के इस वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहे जाने वाले लोगों को जागरूक करने की लगातार प्रयास करते रहे। तो क्या आज भी हमारा ये समाज या उसका जो उनकी जो देन है, उस देन को हमारा जो बहुसंख्यक समाज है कितना समझ पाया है और कहाँ तक हम पहुंच पाए हैं, इस पर हम खोटे साहब की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए 60 में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय हमारा थोड़ा कम रहता है। तो इस पर मैं खोटे साहब की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। खोटे साहब दें। मैं मानवता चैनल को फिर से मैं धन्यवाद देते कहना चाहता हूँ। सबसे जरूरी चीज अभी मैं वक्ताओं से सुन रहा था, बहुत ही अच्छी चीज बोला उन्होंने बोला, लेकिन सब सुधार के बोल रहे हैं। सुधार का बोलने का मतलब क्या होता है? हम उनकी वाणियां, उनकी विचार, उन्होंने क्या किया उसको स्पष्ट शब्दों में आज हम चर्चा, उनका जन्मदिन है और उन्होंने करके दिखाया हुआ है, उसको हमें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि कौन सा क्रांति लाया। इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय थे जो सामाजिक क्रांति को उन्होंने आगे बढ़ाया। पेरियार रामास्वामी नायकर ने सांस्कृतिक क्रांति का उद्घोष किया। सांस्कृतिक समझते होंगे, इस देश की रूढ़िवादी परंपरा का उन्होंने बीजनाश करने का शुरुआत किया। बीजनाश मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सोच लीजिए, ये बीजनाश वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पेरियार रामास्वामी नायकर ने बोला। उनकी मूर्ति के नीचे एक कोटेशन लिखा होता है। हाई कोर्ट ने वहां पर, तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने इसके ऊपर लोगों ने केस किया कि भाई ये जो उनके मूर्ति के नीचे जो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? देयर इज नो गॉड, देयर इज एब्सोल्युटली नो गॉड, द क्रिएटर ऑफ गॉड इज ए बिग फूल। कितनी बड़ी उन्होंने बोला, क्रिएटर ऑफ गॉड इज ए बिग फूल, दोज हु बिलीव ऑन गॉड आर डफर्स। एक वर्ड, तो इतनी बड़ी उन्होंने शब्द कहा। ये तो कोर्ट ने कहा कि ये पेरियार रामास्वामी नायकर के शब्द हैं और उन्होंने एक एक शब्द बोला है, तो बिना तर्क के, बिना जाने बगैर और बिना सच्चाई के एक शब्द उनके एक लाइन भी उसको मिटा नहीं सकते। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको चाहे तो इस चैनल को देख ले, आपको अपने उसका वीडियो है, वीडियो भी इसको प्रचारित करना चाहे तो वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, उनके कार्य को जानिए। उन्होंने गॉड और गॉडिज्म को उन्होंने चैलेंज करके बताया और उन्होंने शर्त रखा, उन्होंने सच्ची रामायण की चाबी एक किताब लिखा, जिसके ऊपर केस भी हो गया था, उनको सजा भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने बाद में उसको स्वीकार किया, कोर्ट ने स्वीकार किया कि इस तथ्य के ऊपर में उन्होंने एक भी कमेंट नहीं कर पाया। उसी किताब को लेकर के पेरियार ललाई सिंह यादव है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने स्टार्ट किया, उनका भी ऊपर भी केस चला था।
तो ये आंदोलन जो चला है सांस्कृतिक आंदोलन है। उन्होंने वो दिन को शुभ दिन माना, उस दिन को शुभ माना जिस दिन इन्होंने लोग बोलते थे गंदा दिन है, अच्छा बुरा दिन है। उन्होंने कौन सा बुरा दिन है, बोले शनिवार खराब, तो बोले शनिवार को ही सारा काम शुभ काम, घर का गृह प्रवेश, शादी वर विवाह सारे शनिवार को कर दिए। उनमें एक कल्चर और था कि लोग सफेद को पवित्र मानते थे और काला को बुरा मानते थे। ये जो एक वर्ण व्यवस्था का एक सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था में चार तरह की चीजें हैं। सफेद धागा ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए लाल रंग का, और पीले रंग का जो है वो वैश्य के लिए, और काले रंग का धागा शूद्रों के लिए ये पहचान था। इसीलिए उन्होंने काला कपड़ा पहन करके उन्होंने दिखाया कि देखो मैं अब मैं ये, और हर चीजों में उन्होंने काला कपड़े का मैंने वहां पर आज भी आप जाएंगे तो पेरियर के इरोड में और पूरे तमिलनाडु में आपको जितने जो डीएमके और के फॉलोअर्स और सारे लोग काले कपड़े पहनकर अपना प्रदर्शन करते हैं। काले का मतलब उन्होंने बोला कि तुम जो प्रदर्शन कर रहे हो ये गलत है। उन्होंने व्यवस्था को चैलेंज किया, और व्यवस्था को चैलेंज ही नहीं किया, उन्होंने राम और लक्ष्मण की मूर्ति को उन्होंने सड़ेआम जूता पीटे हुए वहां पर जुलूस निकाला। ये शब्द मैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उनमें उनका ये जो घटना घटी है ये पूरा रिकॉर्ड में है। ये दिखा दिया, वहां कोई रावण की मूर्ति जला के दिखा दे, आज भी दिखा के जला दे। ये संस्कृति, उन्होंने सच्चाई को बताया, इस सच्चाई को मानो, देयर इज नो गॉड, एब्सोल्युटली नो गॉड का। ये हमको, इस क्रांति को हमको उत्तर भारत में लाने की जरूरत। इसीलिए उत्तर भारत में हम लोगों ने एक मेला लगाए थे, डॉक्टर अंबेडकर मेला लखनऊ में, उस समय काशीराम जी के मेला में। तो वहां से लखनऊ, वहां से तमिलनाडु से लोगों ने पूरे टीम आई हुई थी, और उन्होंने रासलीला के ऊपर में बढ़िया अच्छा ड्रामा पेश किया। कैसे देखो लोगों को नंगी बदन दिखाया जाता है, औरतें हैं नंगी बदन हो रहा है। ऐसा कौन सा भगवान है जो लोगों को, औरतों को नंगी करना चाहिए? सोचो कैसा ही, मैंने कितनी, उन्होंने सच्चाई को दिखाने के लिए वहां के लोगों ने, ये पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारधारा के लोग, इसी विचारधारा को यहाँ अर्जक संघ ने स्टार्ट किया था। अर्जक संघ में आपने सुना होगा, जगदेव बाबू का नाम सुना होगा, बिहार के जगदेव बाबू ने, उन्होंने कहा ज्योतिबा फूले के लाइन पर, ज्योतिबा फूले ने सेठ जी, इस देश के गुलामी के कारण सेठ जी भट्ट जी है बोले, उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मणवाद को पहाड़ के बाहर फेंक दूंगा, जगदेव बाबू ने। तो उनको विधानसभा के सामने उनको गोली मार दी गई, आपको याद होगा। उसी के चेले हैं रामस्वरूप वर्मा, और अर्जक संघ चलाते रहे। और आपने सुना होगा रामस्वरूप वर्मा और ये ग्रुप थे, बहुत लोग थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, ये बहुत सारे लोग थे जो पिछड़ी समाज के लोग, काफी बड़े पैमाने में एक जागृति चालू किया। जागृति क्या था? कर्मकांड का भंडाफोड़। ऐसे शुरुआत किया, यहाँ भी शुरू किए कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी जो संस्कृति है जो हमें बर्बाद कर रही है, अगर हम उस संस्कृति, आज पेरियार रामास्वामी नायकर के जन्मदिन के अवसर पर ये बात न बताएं। उन्होंने कहा कि इस देश की जाति व्यवस्था तब को अंत करने के लिए 4 चीजों का खत्म होना जरूरी है। जाति के लिए खत्म होने के लिए बोला धर्म का अंत करो। साहित्य, धर्म से आधारित जो साहित्य है उसका नाश होना चाहिए, और ईश्वर का नाश होना चाहिए। ईश्वर का बिल्कुल जो मानते हैं, ये बिल्कुल उसका अंत होना चाहिए, तभी ये जाति व्यवस्था जाएगी। इसके रक्षक ये लोग हैं। और ये परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा, ये चारों चीजों का जब तक अंत नहीं होगा तब तक के, मैं बताना चाहता हूं, इसलिए आज पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्मदिन है, तो आज हमको उनकी जीवन का वीडियो अब देना चाहिए कि उन्होंने 15 जो पॉइंट दिया है, वो वीडियो का एक वीडियो भी है, अगर मैं भेजा था सुबह इनको, हमारे जगदीश जी को, तो वो ऐसे चीजें उनको बताइए, उनको लोगों के पास पहुंचाइए। ये क्रांति है, देश को चाहिए। शोषण का हमारा सबसे बड़ा कारण यही इस परंपरा है। हमें डर, भय और
भय और भ्रम में व्यस्त किया गया है, भयभीत किया गया है, तो उन्होंने भय को खत्म करने का तरीका दिखा दिया। भय और भ्रम को दूर करने का खुल करके चैलेंज करके बताया। और आज भी लोग वहां तमिलनाडु के लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि आज भी वहां हिम्मत नहीं है जाके यहाँ पे जो 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 सांप्रदायिक ताकतें हैं वहां घुस नहीं पा रही है, केरला में घुस नहीं पा रही, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षा के ऊपर उन्होंने जोर दिया। जो जस्टिस पार्टी थी उन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। डॉक्टर अंबेडकर और पेरिया रामास्वामी नायकर दोनों ने मिलकर के इस बात को महसूस किया, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है इस देश को। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन दोनों की जरूरत है। तो इसलिए साथियों मैं यही कहना चाहता हूं, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी जीवनी का जितना हम प्रचार कर सके, ये तो मीडिया पढ़ा नहीं रही। आज जो व्यवस्था में लोग हैं उनका नाम तक लेने के लिए डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन हमें नहीं घबराना चाहिए। हमें गर्व से बोलना चाहिए कि हमारे महानायक ने इतने बड़े करके दिखाया है। हम उनके रेफरेंस लेकर के हम अपने आंदोलन को उत्तर भारत और पूरे भारत में फैलाने की जरूरत है। यही मेरा आज का कहना था। जी बहुत शुक्रिया खुडे साहब। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आज की इस सारगर्भित चर्चा को आप आगे बढ़ाते हुए जिस ढंग से उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी बातें कही, वो अपनी पत्नी को जो बाली पहनती थी और जो हसूली पहनती थी उसको भी उन्होंने गुलामी का प्रतीक बताया और अपनी पत्नी से कहा कि ये गुलामी का प्रतीक है, इसे तुम उतार दो। और उन्होंने जो आभूषण पहने हुए थे उसको भी उतार के फेंक दिया। तो अब आप हमारे जो भारत देश के अंदर में जो नारी शक्ति है, जो भाग्य भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं और आज भी किस दिशा की ओर जा रहे हैं, उन्होंने जागरूकता के लिए एक मिसाल कायम किया। अपनी पत्नी के आभूषण को उन्होंने उतारा और कहा कि ये गुलामी का प्रतीक है, इससे तुम आजाद हो और मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तो इस बाबत हम जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनके जीवन दर्शन के माध्यम से जो चर्चा चल रही है, तो भारत में बहुसंख्यक समाज में हम जो हमारी जो नारी शक्ति है, इस पर भी आप हम चर्चा करें। तो हमने बहुत सारे महिलाओं को बुलाया था, वो हमारे कार्यक्रम पे आज नहीं आ पाई, लेकिन जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जो संदेश है ये कितना सारगर्भित है हमारे महिलाओं को, जो उन्होंने जागृत करने की कोशिश की। ब्रिजेंद्र सिंह जी। हाँ देखिए जगदीश जी, आपने बड़ा सही समय पर सही बात को उठाया है। जो मैं कह रहा था कि जो कोर वैल्यूज हैं उनकी, जो मूल मंत्र जो उन्होंने दिए, तो उसमें एक महिलाओं के अधिकारों के लिए वो संघर्षों के महायोद्धा रहे हैं पेरियार साहब। तो जिस तरह से उन्हें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी एरेडिकेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद के विनाश के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया जीवन भर, वैसे ही उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। गोस्वामी जी कह गए हैं जैसे कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो जैसे ढोल को पीटते हैं, तो ये सब आपने सुना है। ये इन सब चीजों के खिलाफ पेरियार साहब ने महिलाओं के अधिकार का सबसे ज्यादा संघर्ष किया। और दो चीजें और बच जाती हैं उसमें, जो कोर वैल्यू मैं कहना चाह रहा था। एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट, हम बता ही चुके हैं, आत्मसम्मान के लिए आंदोलन किया। तमिलनाडु का सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट सारी दुनिया में विख्यात है। लेकिन उससे भी बड़ा, जो कि अभी सोनवानी साहब ने भी कहा, अपने खूटे साहब ने भी बताया ईश्वरवाद के ऊपर, ये हिस्सा है रैशनलिज्म का, यानी बुद्धि और विवेकवाद। विवेक से बढ़ के आदमी के पास कुछ नहीं है। कबीर भी कहते हैं ना, जैसे मानुषता को जानिए जाए विवेक विचार। तो विवेक को सर्वोपरि उन्होंने स्थान दिया। ईश्वर के बारे में कई बार लोग उनको गलत कोट भी कर देते हैं, और कुछ ऐसे जैसे राहुल संकृतायन के का टाइप का उनका जीवन था, तो जो भी कहा उन्होंने खरे शब्दों में कहा। ईश्वर के लिए जब उन्होंने खिलाफ बोला है, तो उन्होंने वो उस ईश्वर के लिए कहा है जो ईश्वर चाटुकारिता चाहता है, जो ईश्वर प्रसाद चाहता है, पैसा चाहता है, जिस ईश्वर के नाम पर फ्रॉड, ऊंच नीच फैलाई जाती है, समाज के अंदर समता विषमता को जस्टिफाई किया जाता है, उस ईश्वर को उन्होंने कंडेम किया है। अगर वो सचमुच जिस ईश्वर में को इस्लाम मानता है
या जिस ईश्वर को क्रिश्चियनिटी मानती है अगर उसको कंडेम करते तो वो धर्म परिवर्तन में इस्लाम के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए वकालत कभी ना करते। तो ईश्वर को एक तरफ से मतलब दोनों पक्षों को उसका देखना चाहिए। ईश्वर अगर इरेशनल बातें करने के लिए ईश्वर का कंसेप्ट है वो गलत है, लेकिन अगर करुणा के लिए, प्रेम के लिए, यानी आप अगर देखें तो ईसाई मत पूरा की पूरा प्रेम पर आधारित है। प्रेम, लव योर गॉड एंड लव योर नेबर। तो वहां ईश्वर का जो कंसेप्ट है वो करुणा और मैत्री के लिए, प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया। तो उसकी भावना को मेरे ख्याल से देखना चाहिए। ये पेरियार जी बहुत रेशनलिस्ट प्राणी थे। मैं एक बात और कहना चाहता था। साहू जी कह रहे थे कि काशी में गए थे, वो उन्होंने कहा कि मूछें देख करके उनकी ब्राह्मण पहचान गए कि ये ब्राह्मण नहीं है। तो बड़ी उसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता था कि देखिए हम लोग ये बात जाननी चाहिए, ऐसे परिवार में वो पैदा हुए थे जिसे वैष्णव परिवार कहते हैं। वही रामानंद वाला परिवार जिसको कबीर को लोगों ने कह दिया इनके चेले हैं कबीर, जो कि घोर जातिवाद भी व्यवस्था में यकीन करते हैं जो लोग, ऐसे परिवार में वो पैदा हुए थे। वही कथाएं वगैरह सुनाई जाती थी। तो इसलिए वो काशी पहुंच गए, वहां पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। शायद उन्हें ये अभी पता उस वक्त हो सकता है जब तक न रहा हो, वहां सम्राट अशोक की एक लाट है, उसको शिवलिंग के रूप में पूजना, उसके ऊपर वो चढ़ा दिया, उसको पूजना शुरू कर दिया, आज भी पूजी जा रही है। तो इस तरह से की चीजों को ईश्वर के नाम पर जस्टिफाई करने को के पेरियार साहब बहुत कटु आलोचक थे। उन्होंने साहू जी कह रहे थे कि भाई बिरादरी बहुत है। मैं तो एक बार पहाड़ में रहा तो मैं सोचता था कि वहाँ लोग बड़े सीधे साधे हैं, जात पात को नहीं मानते होंगे। एक बार करीब 25-30 लाख रुपया एक राज जात वालों को, देवी की यात्रा निकालने वालों को दिया गया। तो कमिश्नर आए थे तो मैंने देखा, ये घटना मुझे याद आ गई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इसमें मुसलमान नहीं जाएंगे यात्रा में, ईसाई नहीं जाएंगे, वो कई नाम बताए। फिर लास्ट में उन्होंने कहा औरतें नहीं जाएंगी। तो मैंने कहा भाई औरतें तो आपकी माँ बहन है, औरतें कैसे नहीं जाएंगी? पंडित सब बैठे हुए थे, कमिश्नर साहब भी थे, डीएम साहब भी थे, किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। तो मुझे ऑब्जेक्शन, जबकि मैंने बड़े लाइटली मूड में कहा कि भाई ऐसा क्यों, आप अपनी माँ बहनों को भी नहीं जाने दे रहे, क्या बात है? कहा कि साहब कुछ के मासिक धर्म होता है। तो बस मेरे मुंह से ये निकल गया था कि साहब पंडित जी अगर मासिक धर्म ना होता तो आप ही ना होते। तो मुझे साहब अगर उनका बस चलता तो मुझे पागल खाने में भेज देते वो लोग। मेरे भाग्य से उस वक्त मुख्यमंत्री गोरखपुर के वो थे, गोरखपुर के सिंह साहब थे, तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उन्होंने मेरी रक्षा की। तो ये जातिवाद की भयानक कितना रोग है, और वो तमिलनाडु में भी किस तरह फैला हुआ था, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह हमारे लीडर्स ने, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, चाहे फूले रहे हों, पेरियार रहे हों, ये हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। आज हमें बाणी भी उन्होंने दी है, हमें जोश भी दिया है, और हम ये महसूस करते हैं कि ऐसे समय पर, जबकि खासतौर से गौरक्षा के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर माइनॉरिटीज वगैरह को मतलब आतंक फैलाया जा रहा है, ऐसे समय पर पेरियार साहब का, बाबा साहब का, ये फूले अंबेडकर मूवमेंट और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। तो मैं आपको बहुत बहुत इसी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि पेरियार साहब को मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों तक, परिवारों तक इनका संदेश पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह साहब। मैं संतोष साहू जी के पास लौटना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, अभी तक हमारे बहुत सारे मेहमानों ने जो अपनी बातें बहुत अच्छे से रखी है, उस बाबत हम आपका कमेंट जानना चाहेंगे। संतोष साहू साहब। जी बिल्कुल, पेरियार रामास्वामी जी का आज जन्मदिन है, और जैसा कि माननीय खोटे साहब ने जो बातें कही हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, बताए गए रास्ते हैं, लिखा हुआ किताब है, उसको एज इट इज, जैसा उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने किया, उसको बिना डरे, बिना सहमे समाज में बिल्कुल फैलाने की जरूरत है। पर दुर्भाग्य है कि ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा जो कार्य किया गया, जो आंदोलन चलाई गई, विभिन्न समय में विभिन्न कार्य किए गए,
1919 से 1936 के बीच में दुनिया के कई देशों का उन्होंने यात्रा किया है। बाबा साहब के साथ उनकी कई मुलाकात हुए हैं। गांधी जी से जैसा कि मतभेद की बात है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस सवर्ण जो ब्राह्मण विद्यार्थी थे उनके लिए अलग व्यवस्था, बाकी के लिए अलग व्यवस्था, इसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि कांग्रेस ही अगर ऐसा भेदभाव की नीति अपनाएगी तो इस देश में फिर क्या होगा, और हमें अंग्रेजों को भगाने से पहले जाति की व्यवस्था को हटाना चाहिए, इसके लिए हमें आंदोलन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने बिल्कुल मजबूती के साथ रखा है। और चूंकि उनके बारे में समाज को बहुत ज्यादा पता नहीं है, लिखे किताब चारों तरफ उपलब्ध नहीं है, ना ही पाठ्यक्रम सिलेबस में शामिल है, और इस देश का जो मनुवादी व्यवस्था है वो डरा सहमा सा रहता है। हर सच्चाई को छुपाने के लिए वो आखिरी कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया में जब भी क्रांति का बीज कोई बोता है, उसको फैलाता है, अधिकांश लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। ये देश का ये नीति बन चुका है इस नियति से। लेकिन अब ये दुनिया में साइबर युग आया, विज्ञानवादी व्यवस्था आई, आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये दुनिया में जो क्रांति हो रही है, इसके माध्यम से आप जैसे जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वॉइस ऑफ मानवता जैसे टीवी चैनल के माध्यम से महापुरुषों के विचार चारों तरफ फैलाए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी एक आशा है, उम्मीद है कि पेरियार रामास्वामी नायकर जी का विचार पूरे देश और दुनिया में फैलेगा। और यही वो विचार है जिससे इस देश में पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जो कार्य है, उन्होंने पुरजोर तरीके से जो बाल विवाह होते थे उसका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया कि 8 साल 10 साल की जो बच्चियों का विवाह हो रहा है ये गलत है। उन्होंने विधवाओं का पुनर्विवाह का वकालत किया कि किसी कारणवश अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसका दंड महिला को क्यों, वो पुनर्विवाह क्यों नहीं कर सकती है। कितना बड़ा उन्होंने ये कदम उठाया। उस समय ये सोचना भी गलत था कि जिसका पति मर गया वो महिला फिर से सुखी संपन्न जीवन जी सकती है। कितना पुरजोर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने नारी जो महिलाएं हैं वो पुरुष के बराबर ही अधिकार मिले, उससे भी कहीं आगे जाके उसको मिलना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस देश और समाज के लिए रखा है। मैं ज्यादा ना कहते हुए, समय की एक मर्यादा है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि वी रामास्वामी नायकर जी ने जो बातें कही कि दुनिया में भगवान नहीं है, भगवान को बनाने वाले और उसको मानने वाले लोग धूर्त और पाखंडी हैं, ये उनके शब्द हैं। उन्होंने 15 जो बातें कही हैं वो कमोबेश मुझे याद है, बहुत सारी बातें मुझे याद नहीं है क्योंकि हम सब लोग रामास्वामी जी का जो कार्य है उसको भली भांति अवसर समय रहते हमें अवसर नहीं मिल सका। पर बहुत जो गहन बातें हैं उन्होंने इस्लाम को लेकर, ईसाइयत को लेकर भी जो बातें कही हैं, जो मानवता और भाईचारे का पैगाम वो दिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम अछूतों को इतनी जलालत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि पूरे के पूरे लोगों को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। इन्होंने कितना बड़ा बात उस समय कहा था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम इस देश में कोई दलित नहीं है, हम इस देश में कोई शूद्र नहीं है। हम मूलतः ये सब जो शब्द है ये मनुवादियों के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा ये थोपा जा रहा है। हम इस देश के मूल निवासियों के वंशज हैं, ये देश हमारा है, हम कोई विदेशियों के वंशज नहीं है। ना ही हम आर्यों के संतान हैं, ना हम यवनों के संतान हैं, ना हम कुषाण शक सिथियनों के वंशज हैं, ना ही हम आभीर और मंगोल के वंशज हैं, ना ही हम मुगलों के वंशज हैं। हम इस देश में सिंधु घाटी सभ्यता के बनाने वाले लोगों के वंशज हैं। ये देश हमारा है और इस देश में हमें जो अपमानित घृणित सबसे पहचान दिलाई जाती है, इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं। हम इस देश के मूल बासिंदों के वंशज हैं और अभी भी हमारी संख्या इस देश में 100 में 90 से ज्यादा है और ये देश हमारा है। ठीक है, आज हम जाति में बट गए, बोली में बट गए, भाषा में बट गए, हम बटे नहीं, मनुवादियों ने हमें बांटा है। इस देश में वो कब आए, कैसे आए, अब तो डीएनए के माध्यम से एकदम से स्पष्ट हो गया है कि इस देश में इन विदेशियों ने, दुनिया में कोई भी विदेशी इतना अत्याचारी
नहीं हुआ, इतना अत्याचार वहां के मूल बासिंदों के साथ नहीं किया जो इस देश में इन मनुवादियों ने किया है। और अपने किए कार्यों को छुपाने के लिए हमारे हर महापुरुषों का वो मान भंग करते हैं, चरित्र हनन करते हैं, हत्याएं करते हैं। एक लंबा इतिहास में इसके एविडेंस हैं। पर मैं इस मौके में पेरियार रामास्वामी नायकर जी को नमन करता हूं। उनके वाणी को हम जितना हो सके जन जन तक उनके बताए रास्ते को फैलाने में कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संतोष राव साहब। मैं आज के इस कार्यक्रम को शॉर्ट में ले जाते हुए एक एक मिनट में अपनी प्रतिक्रिया देकर समाप्त करने की आग्रह करूंगा। ब्रिजेन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम को एक एक मिनट में हमारे जो देखने सुनने वाले लोग हैं उनके इस जीवन दर्शन को किस ढंग से ले सकते हैं और हमारे नौजवान पीढ़ी उनसे क्या जागृति ले सकते हैं, इस बाबत अपनी लास्ट कमेंट और लास्ट संदेश हमारे दर्शकों को दें। ब्रिजेन सिंह जी। देखिए, बड़ा अच्छा, मुझे मेरा ध्यान भी आकर्षित हुआ उस तरफ। साहू जी ने जो बताया कि यूरोप की यात्रा पर वो गए, करीब 3 साल यात्रा पर गए, उसमें 3 महीने उन्होंने सोवियत रूस में गुजारे थे 1932 में। और ये वो समय था जबकि स्टालिन जैसा महानायक रूस का क्रांतिकारी था और हिटलर से उसका पाला पड़ा हुआ था। तो आप ये सोचिए कि एक क्रांतिकारी था और एक नस्लवाद फैला रहा था, दोनों लीडर में क्या फर्क होगा। 35 लाख की फौज के साथ बिजली की तरह उसने अटैक किया था और इतनी अनुभवी फौज थी कि पूरे यूरोप को उसने दबा के रखा हुआ था पहले से। इंग्लैंड को छलनी किया हुआ था। तो क्रांतिकारी में और एक समाज सुधारक में क्या अंतर होता है, ये हमें सबक लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पेरियार में आखिर ऐसी क्या चीज थी कि 3 महीने तक वो वहां रुक गए और उन्होंने बड़े गौर से देखा और वो कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित हुए। तो कम्युनिज्म की तरफ उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दीजिए, उन्होंने मूल बात की तरफ गए कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई जैसी भी सरकार हो उसको डिनाई नहीं कर सकती। तो जब तक ये चीजें नहीं मिलती हमारे समाज के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। ये चीजें पेरियार साहब को ये लगी। तो पेरियार साहब बहुत आकर्षित थे, समतावाद की तरफ थे, तो वो करीब करीब साम्यवादी भी हो चुके थे। लेकिन हम यही कहेंगे कि इतना बड़ा क्रांतिकारी व्यक्तित्व भारतवर्ष में हुआ है। हम लोगों का, हमारे गरीब वर्ग का, शोषित पीड़ितों का सौभाग्य है। बस खास बात यह है कि उनका संदेश जन जन तक चला जाए और इस क्रांतिकारिता के महत्व को हम समझें कि वो लोग जो समझौता करते हैं जालिम से, वो समझौता करने वाले अक्सर उस मिशन को ही फेल कर देते हैं। तो सत्य में कोई समझौता नहीं है, सत्य 2 नहीं होते, सत्य एक ही होता है। और सत्य का जो पुजारी है वो क्रांतिकारी हुआ करता है, समझौतावादी नहीं होता। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। मैं खोडा जी के पास फिर से 1 मिनट के लिए उनकी प्रतिक्रिया, लास्ट कमेंट के लिए मैं उनके पास लौटना चाहूंगा। खोडे साहब, आज के इस जो चर्चा है उसको सारांश में आप अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है या बहुसंख्यक समाज मूल निवासी लोग हैं वो उनसे प्रेरणा ले सके। खोडे साहब। बहुत ही अच्छी बात है। मैं फिर से आज पेरियार रामास्वामी नायकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर फिर से मैं देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। फिर भी उसको बोलते हुए मैं यही बताना चाहता हूं कि उनकी जो वाणियां हैं उनको हमें जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। ये क्रांति है, इसी से क्रांति उत्पन्न होगा। उत्तर भारत में अगर सांस्कृतिक परिवर्तन शुरू हो गया तो हमारे लोगों में जो आज जो परंपरा के नाम पर गुलामी को थोपा जा रहा है, आस्था चैनल से थोपा जा रहा है, उन आस्थाओं से हमें समाज को शिक्षित करके बाहर निकालना होगा। शिक्षा के बगैर हम आस्था चैनल से बाहर निकल नहीं पाएंगे, नहीं तो हम ये पुनर्जन्म उसी में हम उलझे रह जाएंगे, जिसका उन्होंने खंडन किया हुआ है, पुरजोर शब्दों में उन्होंने खंडन किया हुआ है। दूसरी चीज, मैं एक और बात बता रहा हूँ, महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने, जो अयंकाली विद्रोह था, उस समय के लोगों को, जो शूद्रों को कपड़ा पहनने, औरतों को
ऊपर ब्रेस्ट में कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था, सीना को खोल के रखना पड़ता था। ये आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ये बहुत जी। बड़ा विद्रोह, ये इसका शुरुआत करके उन्होंने ब्लाउज पहन के वहां पर रैलियां निकलवाया। ये भी उन्होंने उनके पीरियड में स्टार्ट हुआ। ये कितनी मैंने महिलाओं का मान और सम्मान, इज्जत, वो भी मेरी माँ का तुमने ये कर रहे हो, ये उन्होंने कहा। तो ये महिलाओं के ऊपर जो हुआ है वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तीसरी बात, मैं एक और अंतिम बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने बोला शूद्र होना गर्व है। द्रविड़ शब्द को, द्रविड़ मतलब सुद्रविड़ शब्द था। उन्होंने कहा कि सुद्रविड़ सभ्य द्रविड़ लोग थे। द्रविड़ सभ्यता हमारी यहाँ की श्रवण संस्कृति की मूल सभ्यता रही है। ये सभ्य द्रविड़ लोग थे, इसीलिए उन्होंने शूद्र शब्द को स्वीकार किया। शूद्र का मतलब शूद्र नहीं था, इन्होंने बाद में वर्ण व्यवस्था में डाल के शूद्र बना दिया। तो उन्होंने बोला, इसीलिए द्रविड़ शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि तुम द्रविड़ हो। और द्रविड़ मुड़ेद्र कड़गम, पहले DA के बनाए, DK द्रविड़ कड़गम बनाए। फिर उन्होंने राजकाज चलाने के लिए मुड़ेंद्र शब्द को जोड़ा, एडवांस। मुड़ेन मीन्स एडवांस, द्रविड़ एडवांस द्रविड़ लोग हैं, ये राजकाज करेंगे। आज देखो, आज द्रविड़ वहां पर एडवांस द्रविड़, आज वहां पर स्टालिन मुख्यमंत्री है DMK का। और वो लोगों ने आज बड़े पैमाने में पेरियर के विचारधारा को गांव गांव, गली गली, पूरे देश विदेश में फैलाने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। आज से वो कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। भागीदारी में आपका वहां पर उन्होंने आरक्षण का प्राइवेट में भी, निजी संस्थानों में भी वो भागीदारी की बात कर रहे हैं। ये बोला, जब तुम प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हो तो प्राइवेटाइजेशन में भी हमारे लोगों को मिलनी चाहिए हिस्सेदारी। ये तमिलनाडु ने शुरू कर दिया। तमिलनाडु है जो आपको दिशा दे रहा है, देश को दिशा दे रहा है। हमें उसकी दिशा, उसका अनुसरण करने की जरूरत है। ये पेरियार रामास्वामी नायकर जी 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 यही मेरा बहुत शुक्रिया आपको नमस्कार। जी बहुत शुक्रिया फुटे साहब। आज की इस चर्चा को आपने सारांश में हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को अपनी बात रखी है। मैं डॉक्टर RI सोनवानी जी के पास लास्ट कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। सोनवानी साहब अपने विचार रखें, लास्ट कमेंट सोनवानी साहब। जी जगदीश साहब, मैं कहा गया है कि नारी बिना अधूरा है नर, और नारी से ही बसता है घर। इस नारी के महत्व को स्वामी जी ने अपने वाणी के माध्यम से फैलाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके कहने का, इस शब्दों के कहने का आशय ये था कि वे नारियों के उत्थान के लिए, नारियों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह का उन्होंने विचार में लाया था। केवल नारियों से घर नहीं बसता, उनका सोच था कि नारियों के उत्थान होने से देश बसेगा, देश बढ़ेगा, और इससे क्या है, एक सशक्त देश का, एक सशक्त भारत का निर्माण हो। यदि हम नारियों को काट छाट के चलेंगे अपने सामाजिक जीवन से, अपने व्यक्तिगत जीवन से, तो नारियों को काट छाट के चलेंगे तो नारियों के बिना हमारा न तो समाज बढ़ पाएगा, न देश बढ़ पाएगा, और न ही हम क्या है अन्य देशों या समाज के बराबरी कर पाएंगे। इसीलिए बड़े जोर के साथ नारी वर्ग के उत्थान के लिए हिमायत किया था उन्होंने। और उन्होंने यह भी कहा था कि जो ये आभूषण है उसको निकाल के फेंक दो, ये गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने कहा, इसके पीछे उनका कहने का अर्थ ये था कि जो धर्मांता और रूढ़िवाद के कारण जो नारियां जो आभूषण पहनती हैं, इस धर्मांता और ये रूढ़िवाद जो है नारी वर्ग को गुलाम बनाते हैं। इसलिए इस गुलामी से छुटकारा पाना जरूरी है, और इस गुलामी से छुटकारा पाएंगे, स्वतंत्र होंगे, तभी नारी वर्ग का जो है समुन्नयन हो पाएगा, नारी वर्ग का विकास हो पाएगा। इसलिए बड़े जोर के साथ उन्हें नारी वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया था। और उन्होंने केवल एक संकुचित दायरे में नहीं, हमने तो कहा है कि नारी वर्ग के उत्थान से घर बनेगा, समाज बनेगा, देश बनेगा, देश बढ़ेगा। और इसके साथ साथ क्या है कि बराबरी का अधिकार देने से
बराबरी के अधिकार देने से पूरा मानव समाज में एक संतुलन स्थापित होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे आर्य समाज के जो संस्थापक है या हमारे जो प्रार्थना समाज के संस्थापक है, वो नारी वर्ग के हिमायत तो करते थे, नारी वर्ग के उत्थान की बात तो करते थे, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी नारी वर्ग के साथ उन्होंने जो है सहभागिता नहीं किए हैं, नारी वर्ग को साथ में लेकर आगे नहीं बढ़े। जरूर इसकी पैरवी किए, उन्होंने अपने उद्गारों में, वक्तव्यों में बोले, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में नारी वर्ग को साथ में लेकर नहीं चले। इसका इतिहास प्रमाण है, इतिहास में इसका सबूत है। आज के समय में मैं पेरियार स्वामी जी का विचारों का, नारियों के संबंध जो उनके विचार थे, उन विचारों को, उनके वाणियों को नारी वर्ग तक पहुंचाया जाए, ताकि नारी वर्ग धर्मांता रूढ़िवादी से वो मुक्त हो, और मुक्त होकर एक स्वतंत्र रूप के समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में वो अपनी सहभागिता पूरी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ दे, ताकि स्त्री पुरुष की समानता आज के समाज में कायम हो सके, स्थापित हो सके। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले जितने भी आज हमारे जो मेहमान आज के इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय देकर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसमें टी.आर. खूंटे साहब नोएडा से, ब्रिजन सिंह साहब उत्तर प्रदेश आगरा से, संतोष साहू साहब छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर R.I. सोनवानी साहब धमतरी से, और रूपसा बेटी जो उड़ीसा से जुड़ी थे उनका, बहुत सारे जो मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में आए और कुछ लोग नेटवर्क के कारण डिस्कनेक्ट भी हुए, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर वैसा मानवता चैनल के माध्यम से आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमारे इस चैनल में हो रहे महत्वपूर्ण चर्चा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भेजें, ताकि हम आने वाले समय में हम किन किन मुद्दों को और मैं क्लोज करते हुए एक शब्द बोलना चाहूंगा, जस्ट वर्ड, एक वर्ड जी। ये मानवता चैनल की बात आपने है, और हमारा मानवता जब चैनल बन रहा है, और ये मानवता के पुजारी रहे, ये पेरियार रामास्वामी नायकर मानवता के महान पुजारियों में से है। इसीलिए मानवता चैनल के लिए ये बहुत बड़ा आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। जी, बहुत शुक्रिया खूंटे साहब, आपने हमें इंगित किया है। हमारा चैनल का नाम ही है वैसा मानवता। ये आप लोगों की अपनी आवाज है, बहुसंख्यक समाज के लोगों की आवाज है। इसमें जुड़े और अपनी विचार दें और हमें अवगत भी कराएं। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सतनाम। खुरे साहब, हेलो जी, बोलो। मैं धमतरी से नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला से हूँ। जी, सॉरी सर, मैं बहुत मैं इसको सुधार कर लूंगा जी। थैंक यू सर। मैं क्या है कि आज कम से कम बता दो, ऐसा करके मन में आया तो मैं आपको बताया। जी।